हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप अब आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ़ होंगे। ठीक है, आप अपने आप को बचा कर रखिए कोविड-19 से। कुछ दिनों की बात और है, ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, हमारी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। अभी जो भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ हैं, हमें एक साथ मिलकर सॉल्व करना है। और वो तभी सॉल्व हो सकता है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और घरों में रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। नाउ अभी हम आते हैं अपने लेक्चर पे। आई गुड इवनिंग। Today I start my another lecture regarding the course 6 Gender, School and Society, and I think ये यूनिट थर्ड का लास्ट कंटेंट है, लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आता है एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। आज का है इट्स इम्पैक्ट्स एंड इश्यूज़। आपको पता है कि मतलब इम्पैक्ट्स और इश्यूज़ में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। स्कूल के रिगार्डिंग पढ़ा है, परसेप्शन रिगार्डिंग द सेफ्टी प्रोसीजर स्कूल। ठीक है, बियॉन्ड एंड होम पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। और फिर सेक्सुअल अब्यूज़ या वायलेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वो सारी चीज़ें भी हमने इसे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ रखा है। तो ये लास्ट टॉपिक है इसका, इस कंटेंट का, इस कोर्स यूनिट 3 का। ठीक है, और अब भी इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्लियर कीजिए कि हाँ, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ ऑनेस्टली कि इस चीज़ को अच्छे से समझा सकूँ, आप लोगों तक डिलीवर कर सकूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉम्बिनेटिंग द डोमिनेंट सोसाइटल आउटलुक ऑफ द ऑब्जेक्टिफिकेशन। ठीक है, या ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी कि सामाजिक प्रभाविता का विरोध तथा महिलाओं की उपस्थिति का सावधानी के साथ कैसे निरीक्षण किया जा सकता है, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट एंड इश्यूज में कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी का अपना ताना बाना होता है जिसको मनुष्य ने खुद बनाया हुआ होता है। ठीक है, परंतु अगर वर्तमान में यह व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि व्यक्ति की इच्छाओं, स्वतंत्रताओं का दमन अपनी इसी की आड़ में किया जा रहा है। आप ये भी देखेंगे कि सोसाइटी में जो सशक्तिकरण हो रहा है, डायनामिक की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। ठीक है, जिससे कुछ लोगों को सदैव क्या होता है, शोषण होता है। तो आपको पता है कि उच्च वर्ग हमेशा निम्न वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, और इसके अगर कुछ लोग की बात की जाए तो अपनी प्रभाविता और प्रेशर, या जो बहुत हाई फाई लोग हैं या जो बहुत पावर वाले लोग हैं, वो उसका प्रयोग करके, ठीक है, नीचे वाले वर्ग को दबाते रहते हैं, उनको ऊपर नहीं आने देते हैं। तो ये शोषण उच्च वर्ग से निम्न वर्गों के लिए है। ठीक है, जो बहुत हाई जाति का है या उच्च वर्ग का है, बहुत संपन्न है, संपन्न इन द सेंस की हर तरह से रुपए पैसे है, सोसाइटी में उसका अपना एक स्टेटस है, तो वो क्या करेगा, अपने से नीचे वालों का हमेशा शोषण ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा, जो सामाजिक व्यवस्था है, आपका जो सोशल सिस्टम है, उसमें इन सब का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं कर रहा है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के बारे में, कि सामाजिक व्यवस्था में क्या है। इसके बाद उस सामाजिक व्यवस्था या प्रभाविता से तात्पर्य क्या है, यानी कि सोशल इफेक्टिंग होता क्या है ना। तो आपको पता ही है कि सामाजिक व्यवस्था में भेद बहुत दिखता ही है। जैसे मान लिया उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण कर रहा, तो ये भी एक तरीके का क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद अधिकारी क्या करते हैं, अपनी अधिकारी तो हर चीज़ को करने के लिए फ्री होते हैं, तो अपनी स्वतंत्रता का हनन करके कानून और न्याय को हाथ में लेके घूमते हैं। उनको कोई मतलब नहीं बनता है कि यहाँ का लॉ ये है, यहाँ का कानून ये कह रहा है। इन सब चीज़ों को वो छोड़ कर, ठीक है, तो जो जैसे बात की जाए सामाजिक प्रभाविता में कौन से लोग आते हैं, तो सबसे हाई कास्ट के लोग आ गए, जिनके पास हर तरह की फैसिलिटी है, वेल सेटल्ड है सोसाइटी में, उच्च वर्ग के लोग हैं, तथा पुरुष आते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इन सब लोगों ने क्या किया है, समाज में बिल्कुल दबंगों की तरह रहते हैं। ठीक है, चाहे वो जमींदार हो, सामंत हो, या बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कॉमर्शियल लेवल का जो मुनीम वगैरह होते हैं। ठीक, तो इन सब का क्या रहा है, सोसाइटी पे एक दबदबा रहा है। ये गरीबों का हमेशा शोषण करते आए हैं। ठीक है, जैसे उन्हें रुपए इंटरेस्ट पे देना, ठीक है, उसका इंटरेस्ट बढ़ा चढ़ा के लेना, उनके घर को मतलब रख लेना, उनके घर के कागज को रख लेना, गिरवी रख लेना, खेत को गिरवी रख लेना, और कम पैसे पे देकर। तो इस तरह की चीज़ें की हैं जमींदारों ने, और उनसे उन्होंने किसानों का शोषण किया है, जनता का शोषण किया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में और सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो पुरुष हमेशा क्या है, स्त्री पे शासन करता आया है, और वो इस चीज़ को अपना राइट समझता है, सोचता है ये फंडामेंटल राइट है या ह्यूमन राइट है। तो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अगर यदि समाज के हर व्यक्ति लोग अगर हावी रहेंगे तो उनका शोषण होता ही रहेगा। तो आप अगर शोषण करवाओगे तो वो शोषण करेंगे ही करेंगे। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। जैसे उच्च जातियों का शोषण निम्न जाति के लोग करते हैं, तो वो हमेशा समझते हैं कि निम्न जाति के लोग उनके पाँव की जूती है, जब मर्जी आए पहना, जब मर्जी आए उठा के फेंक दिया। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अब ऐसे बन गए हैं जो इसके अगेंस्ट बात करते हैं ना, सभी को समानता का अधिकार देते हैं, सभी को जस्टिस का अधिकार देते हैं, इक्वलिटी का राइट्स देते हैं, प्रोविजन का।
ठीक है, लेकिन इस प्रोविज़न के बारे में लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग लिटरेट नहीं है और समाज में भी क्या है, अवेयरनेस है। तो सामाजिक प्रभाविता के इस प्रकार के हजारों और सैकड़ों व्यक्तियों को अगर देखा जाए तो अपने ऊपर जाति हो गई, जैसे कास्ट है उनकी बहुत हाई फाई कास्ट है, फिर उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, वो बहुत स्टेबलाइज्ड हैं, ठीक, और मेल हैं, तो इन सब चीज़ों को इफेक्ट तो सोसाइटी में पड़ना ही पड़ना है। लेकिन ये क्या करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली अपने आप को शोषित मतलब शोषण करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सर्वहारा की संस्कृति नहीं आ सकती। सर्वहारा का मतलब सभी खाएं पिएं और खुश रहें, तो ये चीज़ नहीं है अभी हमारी सोसाइटी में और ना हो सकती है अभी इतनी जल्दी। ठीक है, जब तक ये शोषण बंद नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा इसके रिगार्डिंग, इक्वलिटी का भाव नहीं आएगा लोगों के अंदर, सभी को अपने ह्यूमन राइट्स नहीं पता होंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं पता होंगे, तो उसका वही उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका हमेशा उच्च वर्ग के लिए दुरुपयोग ही करते रहेंगे। ठीक, और किसका शोषण करने के लिए? गरीबों का शोषण करने के लिए और निम्न जाति का शोषण करने के लिए। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा बात करते हैं कि सोशल इफेक्टिंग होता क्या है। मीनिंग ऑफ सोशल इफेक्टिंग। सोशल इफेक्टिंग का मतलब है सामाजिक प्रभाविता से तात्पर्य, यानी कि अगर बात की जाए तो सामाजिक प्रभाविता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी स्थान, ठीक है, किसी भी प्लेस या पर्टिकुलर एरिया के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे अगर बात की जाए हम तो जिससे जो वंचित वर्ग है, सुविधाहीन वर्ग है, ठीक है, जिनको लाभ प्राप्त नहीं होता है, तो ये सामाजिक प्रभाविता का मतलब यही है कि उनके लिए कुछ उपाय किए जाएं एरिया वाइज, तो ताकि वो इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकें। मतलब जिनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है किसी रीज़न की वजह से, क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है इसके बारे में, वो इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सोशल इफेक्टिंग का मतलब यही है कि हम एक अच्छा सा प्लान बनाएं, प्लान के तहत जिनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जो इससे वंचित वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, हो गया मिडिल क्लास फैमिली होगी, तो उनको इन फैसिलिटी के बारे में बताया जाए और इनका उसको लाभ दिया जाए। ठीक है, तो इसमें सोसाइटी में बहुत सारे लॉ बन सकते हैं। अगर हम सुझाव की बात करें तो बहुत सारे सुझाव भी हो सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को समान मानता है, आपको पता है। ठीक है, सबको स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है, फिर भी सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव दिखती है, इक्वलिटी नहीं शो होती है। ठीक है, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट है और जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन आई जाता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक दबदबा बनाने वाले वर्ग, अन्य वर्गों का शोषण करते हैं। आपको पता है कि जिन्होंने सोसाइटी कम्युनिटी बनाई है वो बहुत अच्छी मतलब कैटेगरी होती है, उनकी कास्ट अच्छी होती है, कास्ट अच्छी और कैटेगरी अच्छी इन द सेंस कि वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, पावर वाले होते हैं, तो नीचे वाले वर्ग को शोषण करते रहते हैं और उनसे कुछ भी काम करवाते रहते हैं। उनको नीचे वाले वर्ग को स्वतंत्रता देने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और वो ये उस चीज़ को भी अवॉइड कर देते हैं कि हाँ ये लॉ हमारा नहीं कहता है कि हम निम्न वर्ग का शोषण करें, सभी को बराबर जीने का हक है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उनके अधिकारों और स्वतंत्रता का हनन कर देते हैं और कानून व्यवस्था को तो कुछ भी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिंग, सोशल इफेक्टिंग में नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रभाविता के अंतर्गत सुविधा संपन्न वर्ग, जो यानी उच्च वर्ग और पुरुष आते हैं, जो वर्षों से क्या आए हैं, समाज पे दबंग और सुविधा संपन्न जमींदारों सामंतों का आधिपत्य स्वीकार करते आए हैं। तो इन लोगों ने शासन किया है काफ़ी टाइम से। ठीक है, हमारा भारत देश गुलाम बाहर वालों से कम लेकिन अंदर वालों से ज़्यादा हुआ है, तो इन लोगों ने इसी चीज़ ख़त्म नहीं की है, बहुत टाइम लगा है इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कम होने में। ठीक है, फिर देखा जाए पुरुषों ने सदैव स्त्रियों पर शासन किया है, तो ये भी समाज में हजारों लोग हावी रहते हैं जिससे उनका शोषण होता रहता है। ठीक है, एक को देख के दूसरा प्रमोट होता है, मोटिवेट होता है, तो ये चीज़ भी है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए सोशल इफेक्टिंग में तो फिर उच्च जातियों ने निम्न जातियों का शोषण हमेशा किया है। आपको पता है, उनको हमेशा पाँव की जूती समझी है और आज भी तमाम जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन या प्रोविज़न में लॉ बने हैं या आर्टिकल या सेक्शन बने हैं उसको लोग बिल्कुल धज्जियों से उड़ा रहे हैं। उनको इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि हाँ ये लॉ बना है तो हमें ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक प्रभावित। इस प्रकार समाज के हजारों और सैकड़ों लोग जो व्यक्तियों के ऊपर रह रहे, जैसे अपनी जाति, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि लिंग का यूज़ करके प्रभाव जमाने से ही है, जिससे ये निरंतर शोषक और शोषित वर्ग को जीवित रखते हैं। ठीक है, उनको काम दे देंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर काम नहीं देंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, उनके घर में खाना नहीं भरेगा, लेकिन सर्वहारी की संस्कृति को नहीं मानते हैं, न लागू करने देते हैं। तो ये तो हमारा था मीनिंग, या एक तरीके से बोल सकती हैं आप कि देखा जाए तो ये सोशल अफेक्टिंग था, तात्पर्य था, इस चीज़ को हमने बता दिया। ठीक, ये 6 पॉइंट थे। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ सोशल इफेक्टिंग। ऑब्जेक्शन का मतलब है किसी चीज़ के लिए क्या करना है, विरोध करना है। अगर वो चीज़ गलत है तो उसका हमें विरोध करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं
कि ऑब्जेक्शन ऑफ सोशल इफेक्टिंग में ये, और नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ वुमेन। तो ये करंट जो कंडीशन है ये अगला वाला कंटेंट होगा, इसका अगला टॉपिक होगा या अगला पॉइंट होगा। अभी हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ सोशल इफेक्टिंग, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, सामाजिक प्रभाविता का विरोध, ठीक। यानी कि सामाजिक प्रभाविता का विरोध हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जिनको क्या नहीं मिल रहा है, वो अपने स्थल पर रह रहे हैं लेकिन उनको मतलब, अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रभाविता का विरोध करना क्यों जरूरी है, विरोध करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता है कि समाज के जो सभी वर्ग हैं वो समान नहीं माना जाता, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी इक्वल है, ना कोई गरीब है ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, छोटा है ना बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। तो इसलिए इसका विरोध करिए क्योंकि सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, सोसाइटी में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सभी के लिए सुविधा, जो सभी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जैसे नियम, रीति रिवाज तथा सुविधाएं, इन सबके लिए एक प्रकार की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो अगर इसके माध्यम से अगर हम देखा तो जिससे सामाजिक प्रभाविता या सोशल इफेक्टिंग जो है उसमें कमी आएगी। कमी इन द सेंस कि अगर सभी के लिए सुविधाजनक मतलब रीति रिवाज ऐसे हों जो लोगों को दुख ना पहुंचाएं, लोगों को सुखी रखें, ठीक है, और अच्छे से अपने कल्चर को भी सेफ रखें। नेक्स्ट है हमारा एक ही प्रकार का न्याय सबके लिए प्रचित होने से सामाजिक प्रभाविता कमजोर पड़ेगी। जो सोशल इफेक्टिंग है, अगर सभी के लिए सेम जस्टिस हो जाएगा तो इससे क्या होगा, सोशल इफेक्टिंग थोड़ी सी वीक पड़ जाएगी, ठीक। हाँ, इसलिए इसका विरोध करना चाहिए क्योंकि सभी के लिए समान न्याय रहेगा तो किसी का शोषण नहीं होगा। जो शोषक वर्ग है, ठीक है, वो लोगों का शोषण नहीं करेगा। जो उच्च जाति के लोग हैं वो भी शोषण करना बंद कर देंगे अगर समान न्याय हो जाएगा सभी के लिए, तो है ना। और अगर इस लॉ का उल्लंघन करेंगे तो कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक संसाधनों पर सभी का नियंत्रण होना चाहिए तथा सभी के हितों के लिए इनका समान डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। संसाधन यानी कि जो रिसोर्स होते हैं, कंट्रोल इकोनॉमिकल रिसोर्स जो होते हैं वो सब, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लो कास्ट की फैमिली हो, मिडिल क्लास की फैमिली, या सभी के लिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा सोशल इफेक्टिंग में कमी आएगी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक मूल्यों की स्थापना तथा सामाजिक प्रभावता का विरोध किया जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक मूल्य का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक मूल्य का मतलब है कि आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं, ठीक है। तो सामाजिक प्रभाविता का विरोध किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, महिला तथा पुरुष दोनों को ही समान रूप से आगे बढ़ने चाहिए और उन दोनों को ही समान अवसर देने चाहिए ताकि वो सोसाइटी में थोड़ा सा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, को खत्म कर सकें, दोनों मिलजुल कर काम करें, ठीक है। मेल और फीमेल डोमिनेंस नहीं होना चाहिए कि केवल हमारा समाज जो है या सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट हो। नेक्स्ट है हमारा, लड़के तथा लड़कियों में अभेदपूर्ण व्यवहार तथा लड़कियों को समाज में उच्च स्थान प्रदान करना। सबसे पहली बात तो आप गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कीजिए, ठीक है, दोनों के साथ सेम बिहेव कीजिए और दोनों को सोसाइटी में वही प्लेस दीजिए जिसकी उनको ज़रूरत है, जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। दोनों बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, राजनीति में निचले वर्ग, सुविधाहीनों, वंचितों तथा स्त्रियों की भागीदारी, यानी कि पॉलिटिक्स में आप उन लोगों को लाइए जो क्या है, मतलब समाज की हर सुख सुविधा से वंचित हैं वो, ठीक है। उनको ना तो हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, ना किसी तरीके का सोर्स मिल रहा है, ना रिसोर्स मिल रहा है, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनका कास्ट भी नीचा है, ठीक है। तो उनके घर की स्त्रियों को भी आप पॉलिटिक्स में लाइए, फिर उनके घर के मेल्स को भी पॉलिटिक्स में लाइए, तो जिससे थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि वो इस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, उनको पता है कि गरीबी क्या है, ठीक है, और हमारी जाति का शोषण कैसे होता है। तो अगर वो एक अच्छी स्पीड या अच्छी पोस्ट पे आ जाएंगे सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में, तो वो समाज को सुधारने के लिए अच्छा एफर्ट कर सकेंगे क्योंकि उनको पता है वो चीज़ हम झेल रहे हैं तो सामने वाले को झेलने या एफर्ट करने नहीं देंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को लाना भी एक तरीके से देखा जाए पॉलिटिक्स में तो अच्छा डिसीजन है, लाना चाहिए, ठीक है। वो इस चीज़ में क्या अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा काम इन द सेंस कि जो उन्हें पता है कि हाँ हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली थी, ठीक है, तो हम इसकी वजह से ऐसे वंचित रह गए थे, हाँ हम रिसोर्सेज नहीं मिले थे तो हमें ये चीज़ नहीं हो पाया था, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए थे, या कुछ भी ऐसा जो ड्रीम या छोटे मोटे काम जो वो नहीं कर पाए हैं मतलब लाइफ में, तो वो अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके पास एक बजट भी आ जाता है, उनके पास एक पावर भी आ जाती है, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली वो निम्न वर्गों के लिए जो किसी भी सुविधा से संपन्न नहीं है, ठीक है। ये तो था हमारा सोशल इफेक्टिंग का ऑब्जेक्शन कि हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अगर ऑब्जर्वेशन की बात की जाए, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की उपस्थिति का मतलब निरीक्षण करिए कि करंट टाइम में उनकी उपस्थिति कैसी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में आवश्यक होगी, आवश्यक इन द सेंस कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महिलाओं की इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस के रिलेटेड हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स में सबसे पहले तो आता है पारिवारिक उपस्थिति का निरीक्षण। अगर हम फैमिली अटेंडेंस इंस्पेक्शन की बात करते हैं फैमिली की, तो आपको पता है कि पहले की जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी, अभी की सिंगल फैमिली होती है। तो जॉइंट फैमिली में आपको पता है कि मतलब
मतलब हस्बैंड वाइफ, पुत्र पुत्री, दादा दादी, चाचा नानी, बुआ फूफा, माई बहन, मतलब पूरी कजिन, एक पूरी फैमिली रहती थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि सभी अपना काम मिलजुल के कर लेते थे, मतलब सभी एक दूसरे की हेल्प भी कर देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए भारत में जो फैमिली थी तो एक दूसरे में इससे सहयोग किया, ठीक है, ध्यान रखते थे। भारत में इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन बहुत पहले था, ठीक है, ज़्यादा था। अभी धीरे धीरे क्या हो गया है, जॉइंट फैमिली ब्रेक होकर सिंगल और न्यूक्लियर फैमिली पे आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल फैमिली में क्या है, हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उसका बच्चा रहेगा, तो 2 या 3 या 4 लोग रहेंगे। तो इनमें क्या होता है कि देखिए कम लोग होंगे तो किसी का कोई काम का सपोर्ट नहीं मिलेगा और अकेले लेडी को ही सारा काम करना पड़ेगा। तो इससे क्या है, इससे भी लेडी की इंपॉर्टेंस है फैमिली में, कि अगर वो नहीं रहेगी तो फैमिली का कोई भी काम हो नहीं पाएगा, ना प्रॉपर खाना मिल पाएगा, ना बच्चे की देख रेख हो पाएगी, और इस तरह की चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो पहले जॉइंट फैमिली थी तो वहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे, तो वो मिलजुल कर काम कर लेते थे। यहाँ पे तो वो सिंगल कैटेगरी है फीमेल की, जो उसको सारे काम खुद ही करने हैं, ठीक है। तो और अगर सिंगल फैमिली की बात की जाए तो जिससे पहले अगर हम जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, किसी की फीलिंग से या किसी को इतना सोचने का हक नहीं मिलता था, ना बोलने का हक मिलता था लेडीज़ को। घर के किसी भी मतलब उसमें महिला सदस्य को ठीक से ध्यान भी नहीं दिया जाता था। वो काम कर रही हैं तो कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है क्या वो सोचती हैं, क्या डिसीजन लेना चाहती हैं और आगे अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहती हैं। तो इन सब चीज़ों से वो पीछे थी। लेकिन हाँ, सिंगल फैमिली जो है उसमें इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर वो महिलाओं की परिवार में भूमिका महत्वपूर्ण है एक तरीके से देखा जाए सिंगल फैमिली में, तो जैसे खाना पीना बनाना, ठीक है, घर को अच्छे से रखना, कस्टम फॉलो करना, ये सारी चीज़ें, अच्छा कैरेक्टर बनाना बच्चे के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिंगल फैमिली में लेडीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप इस पॉइंट से आप ये कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, सोशल अटेंडेंस इंस्पेक्शन, सामाजिक उपस्थिति का निरीक्षण। इसमें क्या है, जो पुरुष प्रधान देश है मान लीजिए हमारे समाज में, ठीक है, तो महिलाओं की सामाजिक उपस्थिति का आकलन बहुत ही कम करके देखा जाता है, क्योंकि उनको सोशल पार्टिसिपेशन या सोशल गैदरिंग में या सोशल वर्क में उसको पार्टिसिपेट तो कराया नहीं जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से उपेक्षित किया जाता है, मतलब अवॉइड किया जाता है। तो जिससे क्या है, समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो खराब हो गई है और यह मान्यता विकसित हो गई है कि सामाजिक दायित्वों की पूर्ति केवल पुरुष ही कर सकते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो शिक्षा की ज्योति जैसे जैसे महिलाओं और समाज में फैल रही है, वैसे वैसे महिलाओं की सामाजिक कार्यों में उपस्थिति भी बढ़ रही है। अगर महिला लिटरेट है, फैमिली पढ़ी लिखी है, उस घर की महिला भी पढ़ी लिखी है, तो उस एजुकेशन की वजह से उसको पता है कि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है तो हम उस शिक्षा का यूज़ करें, ताकि सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं या जो गैदरिंग हो रही है उस पर हम नज़र रखें, अपनी सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें। जो समारोह वगैरह होते हैं, सेमिनार वगैरह होते हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो इससे भी क्या है, एक तरीके से देखा जाए वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। यानी कि सोशल अगर अटेंडेंस देखा जाए, इंस्पेक्शन देखा जाए, सामाजिक उपस्थिति का निरीक्षण देखा जाए, तो महिलाओं का कहीं ना कहीं योगदान अब अच्छा हो गया है। तो इससे भी क्या है, थोड़ा सा जो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक उपस्थिति का निरीक्षण, यानी कि हमारा क्या है, कल्चरल अटेंडेंस। क्या है कल्चरल अटेंडेंस? इन द सेंस का है कि भारतीय संस्कृति आपको पता है कि बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, और लेकिन हाँ, उपस्थिति सराहनीय रही है। हमारी संस्कृति में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी अधिक मान सम्मान और सुरक्षा मिली है। भारतीय संस्कृति में प्रचलित है कि नारियों की पूजा की जानी चाहिए, उनका मान सम्मान की जानी चाहिए। देखिए, जहाँ पर देवता निवास करते हैं वहीं पे नारी भी रहेगी, यानी कि जिस घर में नारी की इज्जत की जाएगी वहाँ पे देवता निवास करेंगे, ऐसा कुछ स्लोगन है हमारे संस्कृति का, ठीक है। और समय बीतने के साथ साथ देखा गया है कि जो हमारी संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति, उसका बहुत बड़ा ट्रांसमिशन हुआ है, लोगों तक गई है, ठीक है। अभी देखा जाए तो अगर बात की जाए तो संरक्षण के क्षेत्र में उनके डेवलपमेंट का सेंटर रहा है, लेकिन कोई भी सांस्कृतिक कार्य बिना महिलाओं के करना भी मतलब करना इन द सेंस की संपन्न नहीं हो सकता है बिना महिलाओं के। चाहे महिला अपनी विशिष्ट संस्कृति की वाहक होती हैं, ठीक है। मॉडर्न टाइम में अगर हम बात करते हैं कल्चर कंजर्वेशन की, तो भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो कल्चरल अटेंडेंस इंस्पेक्शन में भी महिलाओं का इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये निरीक्षण में हमने पाया। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक उपस्थिति का निरीक्षण, यानी कि इकोनॉमिकल अटेंडेंस इंस्पेक्शन। इकोनॉमिकल का मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों से है कि पहले चीज़ें अच्छी नहीं थी प्राचीन काल में। अगर देखा जाए तो जैसे फैमिली पिता से ही चलता था, भाई बहन हो गए या ऐसा कुछ हो गया, जीविका हो गया, तो पुरुष ही करते थे सारा काम, घर की महिलाएं घर का काम करती थी, घर का मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट देखती थी, ठीक है। जब महिलाओं का कार्य का आकलन कम और उनकी उपेक्षा किया जाने लगा, उनको बोझ समझने जाने लगा, तो महिला के एम्पावरमेंट के लिए वो खुद आगे आई
ठीक है, वो अगर लिटरेट है तो उन्होंने भी जॉब करने के लिए बोला। और अगर देखा जाए करंट टाइम में तो हमारी गवर्नमेंट ने भी महिलाओं की इकोनॉमिकल कंडीशन को अच्छा करने के लिए बहुत सारे लॉ बना दिए हैं, रिजिड लॉ बना दिए हैं, जिससे महिलाएं क्या होती है शिक्षा ग्रहण करके अपने अलग अलग फील्ड में अपना अपना काम कर रही हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, मैनेजमेंट सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल हो, साइंस हो, बिजनेस हो, किसी भी तरीके का जॉब हो या आर्ट एंड क्राफ्ट हो, तो इसमें भी वो अपनी इफेक्टिव भूमिका दे रही हैं। और ये सारी चीज़ें करके वो कुछ अर्निंग भी कर रही हैं, और अर्निंग करके अपने आप को इकोनॉमिकली क्या करवा रही हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो धार्मिक यानी कि रिलीजियस अटेंडेंस इंस्पेक्शन। रिलीजियस अटेंडेंस इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि धार्मिक क्षेत्र में महिलाएं प्राचीन काल से ही उपस्थिति मतलब रही हैं, इसलिए कि प्राचीन काल से ही महिलाओं को पुरुषों के समान यज्ञ करने, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने, बिना महिलाओं के धार्मिक कृत्यों की अपूर्णता मानी जाती थी। बिना अगर कोई महिला किसी यज्ञ में सम्मिलित नहीं होती है या कोई पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं होती है, धार्मिक अनुष्ठान क्या बोलते हैं उसको, अनुष्ठान जो होते रहते थे या रिलीजियस सेरेमनी टाइप की जो होती थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो वो इनकम्प्लीट माना जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में महिलाओं को अगर देखा जाए बाद में महिलाओं को उनके जेंडर के हिसाब से या जेंडर के बेसिस पे कुछ अनुष्ठानों को उनको लिए बाहर खत्म कर दिया गया कि हाँ इसमें महिलाएं हो सकती हैं, इसमें पुरुष हो सकते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, तो धार्मिक क्षेत्र में जो उपस्थिति है वो सक्रिय रूप से दर्ज हो रही है, देखा जाए तो एक तरीके से। ठीक है, चाहे साधु संत हो गए, साधु संतों के अखाड़ों में स्त्रियां हैं, संतों की जो टोली बनती है या मंडली बनती है, ठीक है, धार्मिक प्रवचन होते हैं तो वहाँ भी लेडीज़ रहती हैं। आपने देखा होगा कि पुरोहितों में स्त्रियां भी आगे आ रही हैं, बहुत सारे आज की डेट में तो साधु हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत सारी लेडीज साधु भी ऐसी हैं जो लेक्चर दे आज के डेट में प्रवचन दे रही हैं, रिलीजियस चीज़ों को बता रही हैं, अपने धर्म के बारे में बता रही हैं, संस्कृति के बारे में बता रही हैं, जीवन की समस्याओं से कैसे बाहर आ सकते हैं इसके बारे में बता रही हैं। तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे किसी पर्टिकुलर का क्योंकि हम यहाँ पे अपना पेपर पढ़ रहे हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये है हमारा रिलीजियस। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल उपस्थिति का निरीक्षण। पॉलिटिकल अटेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि पॉलिटिक्स में भी लेडीज़ को पहले इन्वॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि लेडीज़ को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, चाहे भले वो वोट की नीति की वजह से कर रहे हों, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखा जाए तो जिससे पहले की रानियां होती थी जो राजनीतिक क्रियाकलापों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन हाँ कुछ राजा ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी घर की अपने रानियों को ये अधिकार दिया था कि वो जो राजनीतिक पार्ट उनका चल रहा है, ठीक है, जो राजा है, जो प्रजा है उसकी, तो उसकी भलाई के लिए क्या डिसीजन लिए जा सकते हैं। पहले से बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं जिसमें लेडीज़ ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, बहुत हेल्प किया है एक तरीके से पॉलिटिकली देखा जाए तो। लेकिन अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो हमारी लेडीज़ ने बहुत प्रमोट किया है, बहुत उन्नति हुई है उनकी सोसाइटी में। जैसे इंदिरा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पे रह चुकी हैं। फिर अगर श्रीमती प्रतिभा पाटिल की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वो, है ना। और अगर मुख्यमंत्री में भी बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे फीमेल लेडीज़ हैं जो आज की डेट पे इतने बड़े पद पे लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो भी बहुत हैं, है ना। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हो गई हैं जो आज इतने बड़े बड़े ओहदे पे विराजमान हैं और अपना काम बखूबी कर रही हैं। ठीक है, तो चाहे वो पॉलिटिक्स रह गया हो तो पॉलिटिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उन लोगों के लिए भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, आज की डेट में वो अगर देखा जाए तो जैसे पहले ग्राम पंचायत में पुरुष ही होते थे, अभी तो महिला भी बनने लगी हैं, उनको भी वोट देती हैं लोग। महिला के बनने से ये प्रॉफिट रहता है कि वहाँ की जो समाज में जो महिलाएं रह रही हैं वो अपने प्रॉब्लम को अच्छे से उनसे कन्वे कर सकती हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकलवा लेती हैं। ठीक है, उनसे थोड़ा सा बातचीत करके अपनी चीज़ों को आगे प्रमोट भी करती हैं। यानी कि अगर देखा जाए पॉलिटिक्स में उपस्थिति बहुत अच्छी हो गई है आज की डेट में पहले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल उपस्थिति का निरीक्षण। तो हमें आगे बढ़ने के लिए आपको पता है कि एजुकेटेड होना चाहिए। अगर वैदिक काल में स्त्रियों को देखा जाए, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो वैदिक और बौद्ध पीरियड आता है। तो अगर हम वैदिक काल में बात करते हैं, स्त्रियों के साथ आश्रमों में पुरुष के साथ स्त्रियां भी रहती थी, नहीं कि गुरुओं के साथ उनकी गुरु रानी भी रहती थी, ठीक है, जो शिक्षा देती थी, जिसको कोएजुकेशन कहते थे। ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक, उन्हें समाज में आदर प्राप्त था और वो विद्वान परिषदों के साथ भी ग्रहण करती थी। तो बौद्ध काल में धीरे धीरे स्त्रियों की कंडीशन थोड़ा सा खराब हुई क्योंकि बौद्ध काल में जो भिक्षु थे वो मठों बिहार में शिक्षा देते थे, तो बहुत ही गिनी चुनी स्त्रियों को बौद्ध मठ में आना अनिवार्य कहा गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो बौद्ध पीरियड था, वहाँ पे स्थिति की जो एजुकेशनल देखा जाए अटेंडेंस की बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन की, तो वहाँ पे कम था। ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा ब्रिटिश वैदिक के बाद बौद्ध, फिर बौद्ध के बाद ब्रिटिश पीरियड जो आया
तो यहाँ पे डच कंपनी ने बहुत इम्प्रूवमेंट किया लेडीज़ के लिए, कि उन्होंने भी बात की वुमेन्स एजुकेशन की बात की, ठीक है, कि और फिर इसके बाद एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करने की बात की, ठीक है। अगर धारा 45 की बात की जाए तो 14 वर्ष तक जो मतलब उन्होंने कंपलसरी फ्री एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन ये भी फ्री किया। तो इससे भी क्या हुआ कि बहुत सी महिलाएं पढ़ लिख गई, ठीक है। चाहे वो उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि प्राइमरी के साथ साथ हायर एजुकेशन भी फीमेल लेडी के लिए फ्री की जाए। बहुत सारे विद्यालय खुलवाए, सेपरेट स्कूल बने लेडीज़ के लिए, इंस्टीट्यूट बने, जैसे कस्तूरबा गांधी वगैरह विद्यालय हो गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रोग्राम चलाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं कि महिलाओं का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें भी हुई, ठीक है। तो इससे भी क्या हुआ, उनकी अटेंडेंस काफ़ी अच्छी हो गई आज की डेट में। आज की डेट में तो पढ़ी लिखी हैं महिलाएं। शैक्षिक उपस्थिति का निरीक्षण, दैट इज़ आर्ट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल उपस्थिति का निरीक्षण। नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात की जाए तो जो महिलाओं का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है बहुत प्रभावी हो गया है आज की डेट में, है ना। महिलाएं शीर्षस्थ पे खड़ी हैं, बड़े बड़े पदों पे अपना काम कर रही हैं, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ठीक है। जिससे अगर हम करंट टाइम में बात करते हैं तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हो गई, ठीक है। MHRD श्रीमती स्मृति ईरानी हैं। इसके बाद इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे अग्रसर होती जा रही हैं तो उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी, दोनों पे भी अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से होल्ड आउट करके रखा है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स भी रहे हैं, जैसे मदर टेरेसा वगैरह हो गई है ना, जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने स्त्रियों की कंडीशन को बहुत अच्छा बताया, ठीक। अब सबसे लास्ट में पढ़ते हैं सजेशंस, फटाफट सजेशंस पढ़ लेते हैं। काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया मैंने यहाँ पे पॉइंट्स। सजेशंस की बात करते हैं तो महिलाओं की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, यानी कि वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए हर हाल में, ठीक है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन फॉर वुमेन, प्रौढ़ महिलाओं के लिए भी शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। फिर महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत सारे जो नियम बने हैं उनका सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए, ठीक है। समाज में अवेयरनेस लानी चाहिए, ठीक है। समाज में दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की वृद्धि की जानी चाहिए। महिलाओं को भी आर्थिक रूप पे आप सशक्त बनाइए, ठीक है। वुमेन एम्पावर्ड हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री कराइए, ठीक है। बेटा और बेटी सभी को एक समान ट्रीट कीजिए। फिर दहेज की प्रथा को खत्म कीजिए पूरी तरीके से, टू इरिडिकेट द डावरी सिस्टम, ना दहेज लीजिए ना दहेज दीजिए। नेक्स्ट है हमारा पर्दा प्रथा को भी खत्म कीजिए। सोशल ट्रेडिशन और कस्टम है उनको भी कम कीजिए। सामाजिक गतिशीलता के जो प्रयास हैं, जैसे सोसाइटी को मूव कराइए, है ना, अच्छी चीज़ों की तरफ मूव कराइए, उसके लिए एफर्ट करिए। फिर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसको बिल्कुल उसकी व्यवस्था अच्छे से कीजिए। फिर घरेलू जिम्मेदारियां तथा आर्थिक जिम्मेदारी में दोनों को बराबर बांटिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को आधी आधी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। फिर महिलाओं को बेहतर आर्थिक स्थिति की सुनिश्चित के साथ उपाय बताना। बहुत सारे मीजर्स बने हैं जो आज की डेट में फीमेल को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन हमारा यही निकल के आता है कि आपको पता है कि जो सामाजिक प्रभाविता है, चाहे वो जाति हो, आर्थिक स्थिति हो, पद प्रतिष्ठा हो, दमन प्रति गतिविधियों का कानून, ठीक है, बना है, लेकिन फिर भी इसका विरोध करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे है ना, एक समान न्याय की और समानता का अधिकार अभी स्थापना नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इसको कर सकते हैं धीरे धीरे हम शिक्षित होने के माध्यम से। जो सर्वाहार की है यानी कि संस्कृति है उसको अपनाया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक प्रभाविता के कारण कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने आप को हाँ सोसाइटी में डोमिनेट करना चाहते हैं कि हाँ हम है तो हमारी सोसाइटी डेवलप करेगी, ठीक है। चाहे वो नेता हों, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे संपन्न वर्ग हो, जो नीचे का शोषण करेंगे। तो ये चीज़ें भी खत्म करनी चाहिए। इसी कारण इतने प्रयासों के बाद भी महिलाओं की स्थिति में उपेक्षित सुधार नहीं आया, ठीक है। तो जो ये लोग शोषण का कार्य करते हैं निचले वर्ग का, तो कहीं ना कहीं वुमेन डोमिनेंट नहीं हो पा रही हैं, पीछे रह जा रही हैं फीमेल, ठीक है। अगर देखा जाए तो महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति खुद दर्ज करानी चाहिए, उनको अब खुद अवेयर होना चाहिए और उनको अपनी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो इस चीज़ को आगे फील्ड में अच्छा कर सके सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा समाज के दृष्टिकोण में अभी भी परिवर्तन लाना काफ़ी आवश्यक है। कुछ हद तक परिवर्तन हो गया है। महिलाएं भले ही देश की कमान संभाल रही हो, लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए तो महिला होने के कारण उन्हें अपेक्षा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं लोग, बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं उनकी लाइफ में। शिक्षा के द्वारा इस चीज़ को हम खत्म कर सकते हैं, पॉजिटिवली दृष्टिकोण डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, करने के साथ साथ अगर हम देखा जाए तो शिक्षा के द्वारा इस भेदभाव को खत्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, ठीक है। उनके डेवलपमेंट के लिए एक साथ खड़े होइए, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए भी मजबूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो वो अपने समाज को शिक्षित करें, वो खुद भी शिक्षित हों और समाज की लड़कियों को भी शिक्षित कराएं जो इन सब शिक्षा से वंचित हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। मैंने ये कंप्लीट किया और ये ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट्स के लिए भी, लॉन्ग्स के लिए भी,
ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इशू का ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 3 का, कॉम्बिनेटिंग द डोमिनेंट ऑफ सोसाइटल आउटलुक ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल बॉडी। तो डेट इज़ मोर अबाउट द टॉपिक, ठीक है। खत्म होता है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगी। आई हैव नो इशू नाउ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ विद अर्चना शर्मा, लर्न विद कॉन्सेप्ट।